अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल अश्वनी सिवाच सर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। सर ईरान की ही बात करेंगे। ज़ाहिर आपने देखा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अटैक किया था इज़राइल के साथ, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अमेरिका थोड़ा-सा बैक फुट पर है और ईरान अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि एक तरफ ट्रंप बात करने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक तरह का थ्रेट भी बार-बार ईरान को कर रहे हैं कि कहीं और अटैक कर देंगे या कुछ और चीज़ों को डैमेज कर देंगे। ऐसे में बातचीत हो सकेगी? और जो पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बीच में कोई रोल प्ले कर रहा है, तो क्या वाक़ई में पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है? देखो आरजू, ये सच्चाई है कि अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की स्ट्रेंथ को। इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने सोचा था कि अ, अयातुल्लाह अल खमैनी जो सुप्रीम कमांडर हैं वो मारे गए और उनके टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर मारे गए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा और कहीं ना कहीं बातचीत के लिए तैयार होगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जो अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें ईरान का, तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो आप देखो उसकी वीकनेस है। उसके पास एयर पावर इतनी बड़ा नहीं था, एयर डिफेंस भी कमजोर था और इसकी नेवी भी काफी छोटी थी। मगर उसकी स्ट्रेंथ है उसकी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन। मिसाइल रॉकेट जो है उसके पास 8 से 10 हजार हैं। और शाही ड्रोन को कौन भूल सकता है, जो उसने रूस को भी दिए, जो यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, वो भी 80 हजार से 1 लाख के करीब है। तो ये सच्चाई है कि उसने सरप्राइज पूरे वर्ल्ड को ही किया, जिस प्रकार से उसने रेजिलेंस दिखाया। और ये लड़ाई अभी 27 से 28 दिन हो गए हैं और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, इसमें कोई नहीं। ये सच है कि ईरान को बहुत मार पड़ी है, काफी नुकसान ईरान को भी हुआ है। मगर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने किया क्या है? ईरान ने इसको एसिमेट्रिक वारफेयर बना दिया है, हाइब्रिड वारफेयर कर दिया है। इसको पता था कि अगर कन्वेंशनल लड़ाई होती है तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल की फायर पावर बहुत है, वो कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने इसको एसिमेट्रिक कर दिया, मिलिट्री वार से मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया। इसने दो चीजें की। एक तो इसने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, और जिसमें 20% जो पूरे वर्ल्ड का ऑयल जाता है, और जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं उसका तो ऑलमोस्ट 70 से 80% यहीं से ऑयल जाता है, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, जापान। दूसरा उसने क्या किया कि जहां पर भी मिलिट्री बेसिस थी अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, उन कंट्रीज के ऊपर भी एक प्रकार उसने पलटवार किया। उनका जो ऑयल रिजर्व थे या उनके जो रिफाइनरी थी उनके ऊपर भी हमला किया। तो एक प्रकार से टूरिज्म बंद होगा, ऑयल देना बंद हो गया, गैस आनी बंद होगी। तो ऐसे में एक प्रेशर डाला उन देशों पे कि वो प्रेशर अमेरिका पे डालने की लड़ाई बंद हो। तो ये सच्चाई है कि इस लड़ाई ने एक बड़ा डिफरेंट मोड ले लिया है। और तीसरा उसने क्या किया कि अपने जो प्रॉक्सीज है उसका भी भरपूर इलाज इस्तेमाल किया है। जो हिजबुल्ला था वो सक्रिय हो गया है लेबनान में, वो हमले कर रहा है इजराइल, नदर पार्ट ऑफ इजराइल। जबकि उसको भी सच्चाई है कि इजराइल भी पलटवार करके उसको धकेल दिया है और वो बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। और जो लिटानी नदी है उसके ब्रिजेस भी डिस्ट्रॉय कर दिए इजराइल ने, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल बहुत आगे बढ़ा है वहां पर। और इसी प्रकार से जो हौती रिबल है, जो कि अभी तक बिल्कुल सरप्राइजिंगली चुप हैं, वो भी हो सकता है रेड सी में सक्रिय हो जाएं। और ये जो अरेबियन सी से जो मेडिटेरेनियन सी जुड़ता है, जो शिप जाती हैं स्पेशली एशिया से यूरोप, मिडिल ईस्ट होते, उनमें भी अभी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है आने वाले टाइम में। जो एक प्रकार से जो सोचा गया है कि हो सकता है होती रिबल बने। तो ओवरऑल आप ये लड़ाई का अगर देखें 28 दिन में, तो ये कह सकते हैं कि ईरान ने सरप्राइज किया अपने रेजिलेंस से। हाँ, उसको मार पड़ी है मगर उसने बहुत क्लेवरली इसको इकोनॉमिक वॉर बना दिया है। और अब जो है अमेरिका इस लड़ाई से एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है। अमेरिका चाहता है इस लड़ाई से निकला जाए, मगर वो ऐसे दिखाए कि भाई वो उसने जीत हासिल की है किसी तरीके से, वो एक प्रकार जीत दिखाए और इससे ऑनरेबल एग्जिट करे। और इसी प्रकार से अगर आप देखें इजराइल, इजराइल नहीं निकलना चाहता। इजराइल इस लड़ाई को लंबा लेना चाहता है। इजराइल को लगता है कि ईरान को चोट लगे है, ईरान कमजोर है, ईरान को और कमजोर करो। क्योंकि यह सच्चाई है कि ईरान
कि जो अभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो पूरी खत्म नहीं हुई है, उसकी मिसाइलें रॉकेट बनाने की क्षमता भी है। तो ऐसे में इजराइल का अभी भी एम यही है कि ये लड़ाई और लंबी चले और ईरान को और पनिशमेंट मिले। और जो ईरान की बात है वो दिखा तो रहा है कि वो लड़ाई लंबे करना चाहता है, मगर वो भी चाहता है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो। मगर इस बार जो बात होगी उसमें ईरान का पलड़ा थोड़ा भारी होगा। जैसे पहले ईरान रिसीविंग एंड पे था, जब भी 2 बार बात हुई, एक बार ओमान में, एक जिनेवा में। अब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा थोड़ा भारी हो सकता, क्योंकि उसने जो ये कई सरप्राइज जो दिए इस लड़ाई में। और एक सबसे बड़ा सरप्राइज उसने ये दिया कि जब उसने अपनी मिसाइल जो है डिगोग्रासिया तक फायर कर दी, जो कि 4000 किलोमीटर है। इसका मतलब कि ईरान के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है कि वो यूरोप के जो कंट्रीज है, चाहे फ्रांस है, स्पेन है, इटली, वहां तक भी वो एक प्रकार से हमला कर सकता है। तो ये सच्चाई आज की तारीख में एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। तो ऐसे में जो अमेरिका चाहता है, बात करें, उसने 15 पॉइंट जो भेजे हैं वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान को। ईरान ने पलट जो है 5 पॉइंट का जो काउंटर पॉइंट भेजा है वो भी ईरान के थ्रू अमेरिका को। अब बात वहीं पर अटकी हुई है, आगे क्या होगा आरजू? बिल्कुल सर, लेकिन सर क्या अमेरिका के लिए ये आसान बात होगी कि वो अपनी हार को मान ले? और जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान का इसमें कई बार जिक्र हो रहा है, कभी कहा जाता है पाकिस्तान बीच में रोल प्ले करेगा, यहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट की भी बात हो जाती है, ट्रंप का रिट्वीट करना। लेकिन उसी के साथ साथ ये कि जो व्हाइट हाउस की तरफ से या जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया गया है। हाँ, देखो, सच्चाई है कि पाकिस्तान का क्या रोल है। अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान को भी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पहले तो इकोनॉमी देख के पाकिस्तान की डगमगा गई है, क्योंकि उसका बहुत डिपेंडेंस था मिडिल ईस्ट पे, ऑयल के और बाकी फर्टिलाइजर भी वहां से आता था, फूड के आइटम भी यहाँ से वहां जाते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो यह सच्चाई है कि अगर आप देखें इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मगर पाकिस्तान की एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। वो प्रॉब्लम कैसे है कि पाकिस्तान का एक जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है, और डिफेंस पैक्ट में सऊदी अरेबिया चाहता था कि जो पाकिस्तान खुल के आए उसके साथ, क्योंकि उस जो डिफेंस पैक्ट है उसमें साफ लिखा है अटैक ऑन वन कंट्री इज अटैक ऑन बोथ कंट्री। और जबकि सऊदी पे हमला हुआ है ईरान की तरफ से, तो ऐसे में ये भी प्रॉब्लम थी। मगर उसको एक ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो एक प्रकार से फैसिलिटेटर का काम, मैं ये नहीं कहूंगा मीडिएशन का काम कर सकता पाकिस्तान, ये मैसेंजर ले जा सकता है। मतलब कि एक के मैसेज दूसरी कंट्री को, दूसरी कंट्री इसके। मगर क्योंकि जो पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, वो ईरान के नजदीक है, ईरान के जो नुमाइंदे वहां आ सकते हैं और अमेरिका के नुमाइंदे भी वहां आ सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि और कोई ऐसा देश अभी मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं था। वो बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड में देश है वो लड़ाई में शामिल हो गया। ओमान बहुत था, पहले कतार था, मगर आप ये देखें इन देशों के ऊपर भी हमला कर दिया ईरान ने। तो अब वो वहां पर जो काफी हद तक जो एक प्रकार से जो डेफिसिट है आपका फेथ का, अब ये 3 कंट्री हैं जिनके नाम चले हुए थे जो बातचीत करा सकते हैं, वो पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट था। मगर क्योंकि अमेरिका को ज्यादा भरोसा है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान जो है आज की तारीख में इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है अमेरिका पे, और वो वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। तो ऐसे में अमेरिका का भी पलड़ा थोड़ा पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान बैकवर्ड मूव कर सकता है इंटरेस्ट उसके दिखाने के लिए अमेरिका के लिए। और कहीं ना कहीं ईरान जो है, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ईरान को ज्यादा ट्रस्ट है पाकिस्तान पे, मगर क्योंकि नजदीक है उसने शायद वो मान सकता है। मगर बात आती है 2 जगह। अब वो जो 15 पॉइंट जो भेजे हैं अमेरिका ने और जो 5 पॉइंट जो ईरान ने काउंटर किए हैं, उनमें बहुत फर्क है। क्या ये बातचीत होगी? और होगी तो ये सक्सेस हो सकती है,
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अमेरिका ने जो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव रखे थे वो तो कोई भी पूरा नहीं हुआ, ना रजीम चेंज हुई, ना कोई न्यूक्लियर जो इनके वेपन थे उनको बिल्कुल खत्म किया गया, ना उनकी मिसाइल रॉकेट्स को उनकी तादाद और उनकी रेंज को कम करने के लिए मान की बात हुई, और ना वो ये मानने की प्रॉक्सीज को अब वो मदद देना बंद करे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो और पॉइंट लिखे हैं, क्या ईरान उसको मानने को तैयार होगा? क्या ईरान ये कहेगा कि भाई ये सारी कार्रवाई करेगा इन एडिशन टू दैट कि भाई आने वाले टाइम में वो वही बात कराएगा जो अमेरिका चाहेगा? वो मुझे नहीं लगता। ईरान ने काउंटर दिया है, और ईरान ने जो कहा कि भाई जो भी इस लड़ाई के अंदर नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, और मुझे पूरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इंडिपेंडेंट चार्ज मिले, वो मेरे कंट्रोल में रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपने जो एक प्रकार से यूरेनियम है किसी हद तक इनरिच कर पाऊं। तो ऐसे में जो डिमांड है एक दूसरे की वो इतनी आसान नहीं होंगी। मगर हाँ, आज की तारीख में पाकिस्तान जो है एक जगह बना है जहां पर बातचीत चल सकते हैं। मुझे लगता है ही इज मोर लाइक अ मैसेंजर और फैसिलिटेटर, वो ही इज नॉट अ मीडिएटर। क्यों नहीं कर सकते मीडिएशन? उसकी सुनेगा कौन? पाकिस्तान की कौन? क्या अमेरिका सुनेगा? पाकिस्तान की क्या एक प्रकार ईरान सुनेगा? और एक और इसके अंदर बहुत बड़ा खराबी है कि लड़ाई तो पाकिस्तान को पता है कि ये लड़ाई अमेरिका और जो ईरान के बीच में ही नहीं है, इसमें एक थर्ड प्लेयर भी है जो है इजराइल। तो इसका मतलब कोई समझौता का तो इजराइल का भी तो से होगा, मगर पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इजराइल तो पाकिस्तान इस्लामाबाद आने वाला नहीं, तो फिर ये बातचीत का नतीजा कैसे निकलेगा? क्या ये नतीजा अमेरिका और ईरान खुद निकाल सकते हैं? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये इतना आसान नहीं होगा, और मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान जो का रोल कोई खास नहीं होगा। वो एक प्रकार लोकेशन दे रहा है, जगह का इस्तेमाल करा जाएगा वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद का अमेरिका और ईरान से, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक है और पाकिस्तान नजदीक है ईरान के भी फ्रॉम लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए शायद उसको सेलेक्ट किया। पर इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे अभी तक भरोसा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन कुछ और ही नजर आ रही है कि ऐसे में अमेरिका अपने दूसरी तैयारी भी कर रहा है। वो जो है अपने 82 एयर डिवीजन उसको मूव कर रहा है, उसके एलिमेंट कुछ मरीन ट्रुप्स मूव कर रहा है जो एम्फीबियस जो आ रहे हैं, एक प्रकार यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर। और कहीं ना कहीं ये भी सोच विचार हो रहा है कि खर्ग आइलैंड को ले लिया जाए। अगर खर्ग आइलैंड को ले लिया जाएगा तो वहां पर ईरान की नाव पकड़ सकते हैं, क्योंकि 90% ऑयल वहां से जाता है एक्सपोर्ट होके। दूसरी बात, वो स्टेट ऑफ हार्मुज को खोल पाएंगे। तो ये भी सोच विचार हो रहा है। ये मैं समझता हूं ये ऑपरेशन आसान नहीं होगा। अगर ये ऑपरेशन करता है अमेरिका तो इसमें बॉडी बैग बहुत ज्यादा जाएंगे, और क्योंकि वो खर्ग आइलैंड मेनलैंड ईरान के नजदीक है, 25 किलोमीटर है, वो आर्टिक फायर में भी आएगा, मिसाइल भी आएंगे, रॉकेट और ड्रोन। क्या मुमकिन होगा अमेरिका फौज के लिए वहां पर बैठना? क्योंकि ईरान जो है उसके पास 6 लाख के करीब की फौज है। तो ये भी बातें हैं। अब किस करवट उठ बैठता है ये तो समय बताएगा, मगर ये सब चीजें इकट्ठी चलनी है। हर प्लेयर अपनी तरफ से चल रहा है। जैसे मैं बताया कि इजराइल वो नहीं चाहता कि लड़ाई जल्दी रुके, और अमेरिका एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है, और ईरान भी वो चाहेगा कि अगर कोई बातचीत हो जाती है तो वो भी नहीं लड़ाई करना है, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन का नहीं है, और उसको कोई खास मदद नहीं मिल रही चीन और रूस से, क्योंकि वो सोचा था कि शायद चीन और रूस खुल के आएंगे। हाँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस उसको दे रहे हैं, सैटेलाइट से रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं, मगर कोई ऐसा नहीं है कि इसको मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन बहुत ज्यादा वहां से मिल रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ईरान भी ये समझेगा कि अब वो लंबा इतना नहीं लड़ सकता। मगर अभी तक जो बात हुई है, कहीं हद तक उसने जो लड़ाई लड़ी है वो सबको सरप्राइज किया है। आरजू बिल्कुल ऐसा सर, क्योंकि ईरान से तो कोई भी उम्मीद नहीं लगा रहा था कि वो इस तरह से लड़ेगा जैसे वो लड़ा है। बिल्कुल डट गया है वो अमेरिका के आगे, और यकीनन ट्रम्प को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है। लेकिन सर लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी आपसे, गल्फ कंट्रीज का क्या रोल है? आपको लगता है कि ये इस वॉर का हिस्सा बनेंगे, या ये बस अपने आप को कॉर्नर पे रखेंगे? ऑलरेडी ईरान ने कई कंट्रीज पर अटैक किया है।
देखो गल्फ कंट्रीज का बहुत बड़ा स्ट्रेंज वो है। अभी सऊदी, यूएई वगैरह जो कंट्री हैं, चाहे कतार है, ओमान है, वो नहीं चाहते ये लड़ाई रुके। वो चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म किया जाए। उनको लगता है कि अगर वहां से अमेरिका निकल गया या होगा तो ईरान अगर पावरफुल है तो उनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अगर मान लो फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर डिस्कशन पर्पज, अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना देता है, वो इजराइल को खतरा तो है, पर वो मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज को भी खतरा है। ये जो सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन, ये नहीं चाहते ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए, उनके लिए खतरा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये बार बार कह रहे थे कि हमको आप कोलेटरल डैमेज क्यों कर रहे हो, कि हमने तो आपके ऊपर युद्ध नहीं किया। मगर जो ईरान का एक प्रकार रवैया है, वो कहता है कि आपने मिलिट्री बेसिस दिए हैं और उन्हीं मिलिट्री बेसिस से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो हम पलटवार करेंगे। जब बात आ रही थी 48 आवर्स उसने दिया था अमेरिका ने टाइम, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि या तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, नहीं तो हम आपके जो पावर प्लांट्स को बर्बाद कर देंगे, पूरे आप अंधेरे में आ जाओगे। तो उसी समय ईरान ने पलटवार किया, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जो पूरी एनर्जी की जो सेक्टर है उसको बर्बाद कर देंगे पूरे मिडिल ईस्ट में, और उसके साथ डीसैलिनेशन प्लांट्स, क्योंकि ये जो देश हैं वो समुद्र का पानी पीते हैं और डीसैलिनेट करके वो बंद हो जाता है, 80% दूध पानी वहां से आता है। तो ऐसे में इसीलिए उसने 5 दिन दे दिए कि भाई वो चाहते थे कि उसको पता समझ आई कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पलटवार ईरान करेगा और वो तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि जितनी भी मिडिल ईस्ट की जो कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज है, वो ये चाहेंगी अब कि ईरान को और कमजोर हो। ईरान क्योंकि अगर ताकतवर रहता है तो उनके लिए भी एक प्रकार से प्रॉब्लम है। और कतार, ओमान तो पहले भी पीस टॉक में थे, उन्होंने देखा, इसके बावजूद उनके ऊपर हमले हुए। तो अब ये सारी सच्चाई है कि अब लड़ाई रुकेगी नहीं रुकेगी, बातचीत का क्या निकलेगा ये तो समय बताएगा। एक और पॉइंट आता है इसमें, कहीं ना कहीं बात आती है भारत की भी। देखो भारत जो है उसका, भारत ने बार बार 2-3 चीजें बोली हैं कि भाई किसी चीज का आप रिजल्ट युद्ध से नहीं निकाल सकते। अगर कोई भी आपने समझौता करना है तो वो आपका एक प्रकार से नेगोशिएटिंग टेबल पे ही आना पड़ेगा। डायलॉग और डिप्लोमेसी द ओनली सॉल्यूशन, और ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लड़ाई के मैदान में किसी चीज का हल नहीं निकल सकता। दूसरी बात है, भारत ने जो है एक प्रकार से, अगर आप ये कहें कि कौन सा ऐसा देश है जो आज सच्चे मन से और कुछ वेरिएशन करा सकता है, मुझे अभी भी लगता है कि भारत एक ऐसा देश हो सकता था, क्योंकि भारत के रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, भारत के रिलेशन इजराइल से भी अच्छे हैं, भारत के रिलेशन ईरान से भी अच्छे हैं, और भारत के जो एक प्रकार लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो भी मुझे लगता है कि एक प्रकार डायनेमिक लीडरशिप है। तो भारत एक रोल प्ले करता है। मगर भारत का रवैया तब ये रहा है कि भाई जब तक बताया नहीं जाए, भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी से लगा हुआ है। भारत बातचीत कर रहा है मिडिल ईस्ट की कंट्री से भी, यूरोप में भी कंट्रियों से भी, ईरान से भी बात की है। प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के मसूद पेजेस्कियान, उससे बात की है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, अब्बास अरागची से। तो ऐसे में बातचीत हो रही है। मगर मुझे अभी भी लगता है क्योंकि भारत एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है और कर रहा है। तो यह सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये चर्निंग इफेक्ट हो रहा है, पूरा वर्ल्ड चाहता है कि ये लड़ाई रुके, और तो अब ये रुकेगी नहीं रुकेगी ये तो समय ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि अमेरिका इससे निकलना चाहता है, ऑनरेबल एग्जिट चाहता है। ईरान भी ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं ले जाना चाहता, किसी हद तक ले जाना चाहता, क्योंकि उस पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन सर इजराइल क्या चाहता है? वही इजराइल चाहता है ये लड़ाई लंबी चले, क्योंकि इजराइल चाहता है कि क्योंकि ईरान कमजोर हुआ है मगर नहीं ज्यादा कमजोर हुआ, हिजबुल्लाह अभी भी सक्रिय है, ईरान के पास अभी भी वेपन्स हैं, तो वो सोचता है कि ये लड़ाई लंबी चले। तो इजराइल का मकसद यही है, क्योंकि इजराइल को थोड़े बहुत और सरप्राइज हो, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो मल्टी लेयर्ड था, जिसके अंदर आयरन डोम, आयरन बीम और आपका डेविड स्लिंग एरो सिस्टम और पेट्रोइड मिसाइल और थर्ड था, मगर उसके बावजूद भी कई हमले सक्रिय हुए, कईयों में काफी हद तक
डिमोना जो है उनका न्यूक्लियर प्लांट उसके नजदीक पर। तो मुझे लगता है इजराइल चाहता है लड़ाई लंबी चले और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद किया जाए और ईरान को जितना ज्यादा हो सके उतना कमजोर किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन जाहिर है कि ये सिर्फ इन 3 लोगों की लड़ाई नहीं है कि हम ये समझे 3 कंट्रीज लड़ रही हैं। इससे तमाम ही कंट्रीज इस रीजन में जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं और सबकी कोशिश यही है कि लड़ाई रुके ताकि जिंदगी लोगों की नॉर्मल हो, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू। मैं एक ही जी और जी। बताना चाहूंगा, 2 पॉइंट और, कि श्योर। वाकई इससे इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का हुआ है। हाँ और ये जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं साउथ एशिया में, हाँ। साउथ ईस्ट एशिया में, इनका डिपेंडेंस ऑयल और गैस का ज्यादा था मिडिल ईस्ट से, इनको मार सबसे ज्यादा पड़ी। और कुछ देशों को फायदा हुआ है। एक देश है रशिया। रशिया को यूक्रेन में हथियार जाने बंद हो गए क्योंकि अब ये लड़ाई लगी है, तो उसको फायदा है और उसका ऑयल बिक रहा है क्योंकि अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। तो मुझे लगता है कि रूस को इनडायरेक्टली फायदा है। अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ऑयल उसका ज्यादा अभी बिक रहा है, इसमें कोई नहीं। उसकी गैस भी हुई है, उसके हथियार भी बिकेंगे इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। मगर जो पब्लिक है वो बहुत तंग है ईरान अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ऑयल के रेट बढ़ गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की गिरती जा रही है। और ऐसे में मिड टर्म इलेक्शन है इसी नवंबर में, तो वो भी कॉज ऑफ कंसर्न है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो यह सच्चाई है कि इन देशों को हो सकता फायदा हुआ है, पर ज्यादातर देश के हैं इससे बहुत नुकसान हुआ है। और इकोनॉमिकली आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड की जीडीपी डाउन होगी। और अगर ये लड़ाई लंबी चलता है तो ये छोटे छोटे देश जितने भी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में डेवलपिंग कंट्री हैं, उनकी इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा नुकसान होने के अंदेशा है। आरजू, क्योंकि सर इस वक्त भी बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं हमारी साइड मतलब इस तरफ एशिया की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, हिंदुस्तान भी शामिल है, जहाँ पे बहुत से लोग जो गल्फ में जॉब कर रहे थे सर उनकी जॉब चली गई है। रेमिटेंस के ऊपर भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे मैंने कहा कि बस ये 3 लड़ रहे हैं और बाकी किसी को कुछ नहीं हो रहा। ये अब इसके इफेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। अभी पाकिस्तान में और कई जगह पर आप देख रहे हैं कि नजर आ रहे हैं, आपके यहाँ भी जो है वो गैस सिलेंडर और उसका इशू है। पाकिस्तान में भी कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई और जो जॉब जाएगी जिन लोगों की, चाहे वो यूएई में हो चाहे वो सऊदीया में या कहीं, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और रेमिटेंस भी जो है उस पर भी बहुत फर्क आएगा। इसमें आरजू एक और चीज देखना पड़ेगा। देखो आपको अगर हम एग्जांपल दें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, बांग्लादेश को है, श्रीलंका को, नेपाल को प्रॉब्लम है। इस मामले में भारत ज्यादा प्रिपेयर्ड था। भारत के पास 4 चीजें बहुत अच्छी है। भारत ने जो ऑयल रिजर्व है वो 50 से 74 दिन के ऑयल रिजर्व है हमारे पास। दूसरा, हमने अपने आप के जो जहां से ऑयल लेते थे, हम लेते थे वहां से 24 जगह पे, अब हमने 41 जगह से ऑयल ले रहे। हमने लैटिन अमेरिका से, वेस्ट अफ्रीका से भी स्टार्ट किया, कुछ अमेरिका से लिया और कुछ रूस से जो कम कर दिया तो उससे हम ज्यादा ले। हमें ऑयल की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एक्शन लिए प्रोएक्टिव। दूसरी बात, जो गैस है वो हमने एलएनजी या एलपीजी या पीएनजी, वो हमने 60% के करीब हम कतार से लेते थे। मगर एक तो हमारी बातचीत ईरान से चल के हमारे टैंकर निकलने हैं, दूसरा हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन 30 से 35% बढ़ा दी है। तो ये भी बहुत है। भारत में कोई भी ऑयल के रेट नहीं बढ़े। भारत एक ऐसा देश है, साउथ कोरिया बढ़ गई, जापान में बढ़ गए, हमारे अंदर ऑयल के वही रेट है। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चली हुई है भारत के अंदर, कोई फर्क नहीं। गैस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी मिस इन्फॉर्मेशन से, मगर वो भी बिल्कुल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हम तैयार, हमारे फॉरेन रिजर्व $700 बिलियन से ज्यादा है, उसकी हमने तैयारी करके, मुझे लगता है ये आपदा सिखाएगी सभी देशों को। आपको प्रिपेयर होना चाहिए। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप ऑयल और गैस एक जगह से मत लें, डाइवर्सिफाई करें। मुझे लगता है ये लेसन सभी कंट्रीज को सीखना पड़ेगा आने वाले टाइम में, और एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज आप इस पे रखोगे तो फिर आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा भी हो सकता है 2 महीने पहले, कि जब हुआ तो बहुत जोरों से हुआ। तो मुझे लगता है इससे काफी सबक सीखे। मगर मैं इस मामले में भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल दाग देना चाहूंगा कि बहुत वेल प्रिपेयर्ड है। भारत की गवर्नमेंट जो है बहुत प्रोएक्टिव है, डे टू डे उस पर एक्शन लेके लोगों को बताया जा रहा है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर
जो है वो सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम अगर उनकी है वो रिजॉल्व। तो मुझे लगता है ये इस आपदा से हमने काफी सीखा, मगर प्रोएक्टिव होने के कारण भारत के अंदर लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ऑयल के रेट बढ़े ना गैस के बढ़े, और सबको जैसे पहले मिल रहे थे वो अभी भी मिल रहे हैं। आरजू सर बड़ी अच्छी बात है, और मेरा ख्याल है कि भारत से ये चीज बहुत कंट्रीज को सीखनी चाहिए। पाकिस्तान में जो रेट बढ़े हैं सर, वो भी आईएमएफ का ज्यादा असर है, आईएमएफ की वजह से ज्यादा वो रेट बढ़ाए गए, जो कंडीशंस रखी गई आईएमएफ वालों ने, जो डेलीगेशन आया हुआ था उसकी वजह से शायद लगता है कि वो ज्यादा फर्क पड़ा है। गवर्नमेंट ये और बात है कि वो बहाना जो है वो ईरान का लगा रही है, लेकिन पब्लिक समझ रही है कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। थैंक यू।